बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शहबाज गिल साहब का मज़ीद रिमांड नज़र सानी दरख्वास्त मंजूर हुई है। 2 रोज़ा रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का फ़ैसला दिया अदालत ने, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वक्त ख़त्म हो चुका था अदालत का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि रिमांड का मकसद तशद्दुद करके उनसे मनपसंद बयान हासिल करना है। फवाद चौधरी साहब तो जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी कर रहे हैं कि बेईमाना तशद्दुद हुआ। वज़ीर दाखिला पंजाब जो है कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, उनके बयानात में कल से लेकर आज तक और उनके ट्वीट्स में एक अजब तजाद पाया जाता है। उसकी वजह क्या है अभी तक मालूम नहीं हो सकी। दूसरी जानिब ताज़ा खबर, जबकि हम प्रोग्राम से आपसे मुखातिब हैं, कुछ देर पहले गुरुबकार पहुँच गई, इस्लामाबाद पुलिस पहुँची अडियाला जेल शहबाज गिल साहब को लेने के लिए। इत्तला ये है कि अब उन्हें DHQ अस्पताल पिंडी मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये शिकायत की कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ का सामना है। कुछ देर पहले ये इत्तला भी मिली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत बल्कि खान साहब से मनसूब एक बयान भी नशर हुआ, जो हमने देखा कि उन्होंने कहा इंतज़ामिया को कुछ भी किया जाए, इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए, लेकिन IG जेल खाना जात डट गए। अभी क्या वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले होते हैं या नहीं, या अस्पताल जाते हैं, इस पर बात होगी। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल और वे फॉरवर्ड क्या इस मामले को हल करने का, इस पर तफसील से बात। और दूसरा अहम मौजू आज का हमारे प्रोग्राम का, फैसलाबाद में एक अफसोसनाक सानहा पेश आया है। ऐसे मनाजिर कि इंसानियत भी शर्मा जाए, जो हम नशर नहीं कर सकते। मेडिकल की एक तालिबा के साथ एक बिजनेसमैन का तशद्दुद है, हौलनाक वीडियो है जो मंजर आम पर आई। उस पर पुलिस ने FIR काटी है, लेकिन कई होशरुबा हक़ाइक़ जो अब तक आपके सामने नहीं आए। मेरी उस तालिब इल्म ख़ातून के कुछ दोस्तों से और साबिक उसातिज़ा से बात हुई, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और CPO फैसलाबाद उमर सईद साहब से भी बात करेंगे। लेकिन शामी साहब 17 अगस्त पे बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप गालिबन 17 अगस्त 1988 जनरल ज़ियाउल-हक़ और उनके रफ़क़ा तैयारे के हादसा का शिकार हुए, और 17 अगस्त 1947 जब बाउंड्री कमीशन के फैसले का ऐलान हुआ और पंजाब और बंगाल को तकसीम किया गया। पंजाब को तकसीम किया गया 2 हिस्सों में, एक हिस्सा इंडिया के पास जाना था और एक हिस्सा पाकिस्तान के पास, और उसमें तारीख़ी नाइंसाफ़ी जो रवा रखी गई। तो वो दिन भी है जिसको आज दुनिया भर में पंजाबी जो हैं अपने अपने रंग में मना रहे हैं। हमारे सिख दोस्त हैं वो उसमें ज़्यादा पेश हैं, और बरतानिया में भी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, बरतानवी हुकूमत से, कि वो अपनी उस मुजरमाना गफलत जो पेश आई, जिसमें लाखों लोग बेघर हुए और ज़ख्मी हुए और मारे गए, उनका उस पर अफसोस का इज़हार करे और माफ़ी मांगे बर्र सग़ीर के रहने वालों से, मुसलमानों से भी और सिखों से भी और हिंदुओं से भी। तो बहरहाल इस पर हम गुफ्तगू करते हैं, ज़्यादा तफसील से नहीं, थोड़ी सी मुख्तसर सी। आज 17 अगस्त है 2014। मेरी बड़ी बहन जो है वसीम अख्तर, वो इस दिन अल्लाह को प्यारी हुई थी, मेरी वालदा की जगह थी। तो एक तो मेरी गुजारिश होगी नाज़रीन से कि उनके लिए इसाले सवाब करें, बिल्कुल आमीन, सूरह फातिहा पढ़ें और सूरह अखलास पढ़ें, और उसके बाद अज़ार अफसोस के लिए नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए मेरी रिहाइशगाह पर, और वह धरना उस वक़्त जारी था, और उनकी जो आमद थी वो एक नई जो है सूरत हाल का उन्वान बन गई। और ख़ान साहब के धरने के तो मैं ख़िलाफ़ था शिद्दत से, तो ख़ान साहब के साथ कुछ फासला जो है पैदा हुआ और एक तारीख़ एक और मोड़ गई। लेकिन ये कहानी फिर तो कुर्बत आपकी काफ़ी ज़्यादा दोबारा से नहीं, कुर्बत को मैं कुर्बत में तो वो कुछ चीज़ें हायल नहीं होने देता, एहतराम तो करता हूँ सबका, लेकिन बहरहाल सियासी इख्तलाफ पैदा हो गया। वो जो धरना पॉलिटिक्स थी वो मुझे पसंद नहीं आई। उसके जो पस मंज़र में जो किरदार थे मेरे सामने बिल्कुल वाशगाफ थे, मुझे उनसे कुछ ना कुछ ताल्लुक़ भी था, रब्ता भी था, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि धरनों के ज़रिए हुकूमतें बदले। तो मैंने अपना रास्ता बदल लिया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बदलना अच्छा लगा? बदलना चाहिए था। अच्छा। वो एक आईनी रास्ता है, दस्तूरी रास्ता है, ख़ाब को उससे कितना ही इख्तलाफ क्यों ना हो। लेकिन बहरहाल 17 अगस्त 1947 जब बंगाल और पंजाब, तो बंगाल की कहानी अलग है, पंजाब की अलग है, टीम हुए, और रेड क्लिफ दोनों के यानी बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन थे। तो
इसमें कांग्रेस के नुमाइंदे भी थे, 2 कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के भी थे। वो किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके तो पंजाब को तकसीम कर दिया गया। और इसमें देखिए पंजाब में 11% आबादी सिखों की थी, कोई 32-33% हिंदू थे और 55-56% जो थे वो मुसलमान थे। मुसलमानों ने पूरी कोशिश की कि तकसीम ना हो और सिख जो है उनके साथ हम आवाज़ हो जाएं। सिखों के मजहबी मुकामात यहाँ थे, उनकी जागीरें यहाँ थीं, उनकी जायदादें यहाँ थीं, और लेकिन उनकी मत मारी गई, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया और वो तकसीम का मुतालबा करने लगे और तकसीम हो गया। उसमें फिर नाइंसाफ़ी हुई, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ कई जो हैं वो रेड क्लिफ ने सुपुर्द कर दिए इंडिया के, और माउंट बेटन ने अपना असर इस्तेमाल करके हदबंदी लाइन जो है उसको बदला। तो पाकिस्तान के साथ बहुत तारीख़ी नाइंसाफ़ी हुई, वो अब तारीख़ का हिस्सा है। अलमिया ये हुआ कि बरतानिया ने अपनी हुकूमत जो थी वो 15 अगस्त को ख़त्म कर दी, 15 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को, लेकिन तकसीम जो थी सूबे की वो 17 अगस्त को उसका ऐलान किया गया। 2 दिन बाद जी, 2 दिन बाद। तो अमलन कोई हुकूमत नहीं थी और उस पर फिर कत्लो गारत हुआ, लोग मारे गए लाखों की तादाद में। मशरक़ी पंजाब से मुसलमान यहाँ पहुँचे और यहाँ से हिंदू और सिख जो है उनकी भारी तादाद नकल मकानी कर गई। ये अफसोसनाक वाक़यात हैं, आज हम इस पे अफसोस करते हैं, बिल्कुल हाथ मलते हैं, कफ़े अफसोस मलते हैं। और जो हमारे सिख भाई हैं उनके हाथ में कुछ नहीं आया, अब भी वो मुतालबे कर रहे हैं अपने तशख़्ख़ुस के, लेकिन उन्होंने इंतहाई यानी एक आजलाना यानी क्या कहते हैं हमाकत की उस वक्त जो फ़ैसला किया। भाई ये एक भी ज़ख्म है जो तारीख़ ने हमें दिया है, और काश ऐसा ना होता, और पूरा पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा होता, और पूरा बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी और असूलन उसे पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो भी तकसीम हुआ। तो एक बात यह है, अब ये 17 अगस्त 1988, जनरल ज़िया-उल हक़, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, 2 किरदार हमारी तारीख़ के काबिल फ़रामोश हैं। सियासत को एक तरफ रख दीजिए, जो सोवियत यूनियन ने जब हमला किया और अफ़गानिस्तान पर अपनी फ़ौजें दाखिल की तो अफ़गान मज़ाहमत के लिए उठ खड़े हुए, पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, आलमी कोलिशन बनाई। सोवियत यूनियन जो है, जो पाकिस्तान को दोलख्त करने में इंडिया के साथ था, और उसको फिर सफ़ाए हस्ती से मिटना पड़ा। आज इस नाम का कोई मुल्क नक्शे पे मौजूद नहीं है। और इसी दौरान में हमने अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल किया, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शुरू किया था, जनरल ज़िया-उल हक़ ने मुकम्मल किया और नवाज शरीफ साहब ने इसका धमाका किया। तो जनरल ज़िया-उल हक़ और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान किसी दूसरे मुल्क में होते तो इनके मुजस्समे जो है वो शाहराहों पर लगाए जाते, इनको याद किया जाता, इनको एजाज़ात दिए जाते। लेकिन सियासत, दाखिली सियासत जो है उसने इनका वो एतराफ़ नहीं होने दिया। हम उनको सलाम करते हैं, उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उनकी कोताहियों से दरगुज़र फरमाए, और उनका जज्बा जिस तरह उन्होंने तारीख़ का रुख बदला। हमारी अफ़वाज पाकिस्तान जो है आज भी इस जज्बे की अमीन है। आज भी हमारे कमर जावेद बाजवा पूरी दुनिया पे लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो जी सिपा सालार, आप देखें ना, पूरी दुनिया उनकी खिदमत को सराह रही है। यूएई ने उनके लिए ऑर्डर ऑफ द यूनियन जो है, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई ने, सऊदी अरब, उर्दन, और फिर ये जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी है बरतानिया की, तुर्की, उसमें पहले ये आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान जो उनकी पास में गए हैं। और ये जो यूएई का एजाज़ है, ये उनका दूसरा हाईएस्ट सिविल अवार्ड है जो गैर मुल्की शख्सियात को दिया जाता है। ये जो है तो जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं, उनकी जो रिकग्निशन पूरी दुनिया पे हो रही है, हम भी उसकी मुसर्रत में शरीक हैं। हम भी उनको शाबाश देते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं। ठीक, अल्लाह ताला हमारी फ़ौज के इन जज्बों को सलामत रखे। अब आ जाते हैं जी उस मौजू की तरफ जो जिसका चर्चा है, अब शहबाज गिल साहब जो है का वाक़या। देखिए, अब सर मैं सबसे पहले आपको सुनाऊं, पहले एक बात सुन लें जी। डॉक्टर शहबाज गिल के साथ छोरा है, खैंचतानी हो रही है, उनका जस्से खाकी किसने लेना है, किसने उसकी कस्टडी लेनी है, हस्पताल में रखना है उनको, फेडरल गवर्नमेंट ने ले जाना है, या सूबाई हुकूमत की निगरानी में रहना है। ये बड़ा अफसोसनाक मंजर है। ये मामला उलझ गया है, पेचीदा हो चुका है, उलझा हुआ है।
और इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, हुकूमत भी है, पुलिस भी है, जो भी है। अब ये मामला अदालत में है, आप तफसील बयान कर दें। नहीं तफसीली नहीं सुने, अदालत का फैसला होगा और जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक काम चलेगा। उनका सेशन कोर्ट ने उनका फिजिकल रिमांड दे दिया पुलिस के हवाले किया। जो सियासी तौर पर अफरा तफरी, जो सियासी रस्साकशी है, उसको तो डिस्कस करने दीजिए ना कि पीटीआई क्या क्या रही है, हुकूमत उसकी क्या तावील घड़ रही है। और असल बात यह है कि अगर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो कि खुद इमरान खान साहब लगा रहे हैं, जो कि खुद उनकी मरकज़ी क़यादत लगा रही है, बल्कि फवाद चौधरी सब क्या कह रहे हैं ज़रा वो देखिए, वो तो जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। असल में इस रिमांड का कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि जिस तरह से उसको पहले टॉर्चर किया गया है, अब फिर टॉर्चर किया जाए और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है को बयान लाए जाए। MNAs को, मिनिस्टर्स को, उनको रोका गया, उनको थ्रेट किया गया कि अगर आपने शहबाज गिल से मिलने की कोशिश की तो हम आप पे पर्चे कर देंगे। पाकिस्तान में इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं। 75 साल के बाद आज पाकिस्तान में हालात ये हुए हैं कि हम अपनी बुनियादी आज़ादियों के लिए जो है वो रो रहे हैं। मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी करवाएं शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर की। आप पाकिस्तान से ना खेलें, पाकिस्तान से खिलवाड़ जो है उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए का मुतालबा कर रहे हैं। जबकि असद उमर साहब ने पॉलिसी स्टेटमेंट दी आज मरकज़ी रहनुमाओं के साथ, वो देखिए क्या फरमा रहे थे। जो बात है वो बुनियादी तौर पे शुरू ही इब्तदाई उसकी झूठ से होती है, क्योंकि जिस वक्त गिरफ्तार किया गया शहबाज गिल को तो फ़ोन उसी वक्त ले लिए गए थे। फ़ोन तो पुलिस के पास मौजूद है, तो बयान भी उनका रिकॉर्ड पर मौजूद है, फ़ोन भी उनके रिकॉर्ड के अंदर पुलिस के पास मौजूद है। तो दोबारा जिस्मानी रिमांड मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई? दबाव डालकर, तशद्दुद कर कर जो बयान निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, वो बयान क्योंकि नहीं निकल सका, इसलिए दोबारा से ये पूरा किया गया और दोबारा अपीलें हाई कोर्ट तक पहुंच गए कि दोबारा से जिस्मानी रिमांड। अब सर सुनिए, ये हाशिम डोगर साहब ये कल फरमा रहे हैं कि अडयाला जेल की प्रेस स्टॉप के बाद मेरे इल्म में आया कि जेल दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया। मैंने DIG और सुप्रीटेंडेंट को हटाने की मजाज अथॉरिटी को रेकमेंड कर दिया है। फिर वो ये कहते हैं 12 घंटे पहले कि मैं बहुत सफाई से ये कहना चाहता हूँ कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये वही है जो कह रहे थे मैं मिल के आया हूँ, कोई तशद्दुद नहीं है, बिल्कुल खैरियत से हैं। और अभी कोशिश की जा रही है कि उनका जुडिशल रिमांड वगैरह ये उन्होंने जिक्र किया हुआ है। फिर अभी खान साहब ने कहा कि उनकी हालत बड़ी फ्रेजाइल है, ट्वीट किया उनके जहनी और जिस्मानी तौर पर उनकी बड़ी हालत काबिल अफसोस है। और ताज़ा खबर मिली कि उन्होंने फिर रब्ता किया है IG जेल खाना जाज से और एक एडिशनल सेक्रेटरी से कि इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अभी कमरुल मुनव्वर साहब जो इंटीरियर की और इन मामलात को कवर करते हैं, सीनियर नुमाइंदे हमारे दुनिया TV इस्लामाबाद, उनसे हमने रब्ता किया ताकि ये मालूम कर सकें ताज़ा हो क्या रहा है। कमर, क्या अब ये DHQ पिंडी ने मुंतकिल किया जा रहा है या इनको रुबकार के ज़रिए अब इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जा रहा है? जी जामी साहब, इस्लामाबाद पुलिस की भी नफरी वहाँ पर पहुंची हुई है। जो IU और इसमें SHO कोसार हैं अरशद, वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये चीज जो है क्लियर नहीं हो सकी कि क्या इस लेटर के बाद जो है उनको DHQ रावलपिंडी मुंतकिल करने का फैसला हो गया, क्योंकि इस हवाले से IG जेल खाना जात और एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब जो है उनसे जब राब्ता किया गया तो उन्होंने तो इस चीज को कहा कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अस्पताल जेल अस्पताल की जो इंतजामिया है जब तक वो ये लिख के नहीं देगी कि इनका इलाज जो है जेल के अंदर मुमकिन नहीं है और इनको किसी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, उस टाइम तक इनको वहां पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता। तो अभी तक सूरत हाल ये है कि वो जेल के अंदर ही मौजूद है, ना इस्लामाबाद पुलिस को उनकी कस्टडी दी गई है, ना ही रावलपिंडी पुलिस को उनकी कस्टडी। ये मामला फिर कैसे सरफेस हुआ है अब जबकि अदालत का फैसला आ गया और इस्लामाबाद पुलिस भी चली गई उन्हें लेने के लिए, क्योंकि 48 घंटे का रिमांड पे उन्हें इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में दिया गया, अदालत ने ये फैसला किया। तो ये नुक्ता कहाँ से आया कि उन्हें सांस लेने में दुश्वारी है और हुकाम ने उन्हें DHQ रावलपिंडी मुंतकिल करने का फैसला किया है? देखिए जामी साहब, जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक ये चीज़ सामने आई थी कि जो जेल IG जेल खाना जात हैं उनसे भी बात की गई और दबाव ये डाला गया था कि इनकी कोई ऐसी रिपोर्ट बनाई जाए जिसके बाद इनको DHQ रावलपिंडी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। उसके बाद एक लेटर जो है वो जारी किया गया जिसमें उन्हें कहा गया कि उनको सांस की तकलीफ है और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और इसी वजह से उनके इलाज के लिए उनको DHQ हॉस्पिटल जो है वो रेफर किया जाए। इसके साथ
तफसीलात लफ्ज़ नहीं की गई। वो रिपोर्ट जो अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो देते हैं कि जिसमें ये कहा जाए कि इनको ये मसला है और इस मसले का हल अभी अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए इनको प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है पंजाब का वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। साथ ही एक सेकंड, हम आमिर सईद अब्बासी से बात। शामिल साहब, ये तरीक़ाकार क्या होता है? यानी अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, पुलिस पहुँच गई लेने के लिए, वो अडयाला जेल है जुडिशल होने के बाद, लेकिन अब नजर सानी की दरख्वास्त मंजूर हुई है, पुलिस वहाँ पहुँच गई, अब कौन डिफ़ाइन करेगा कि किसके हवाले ये जाना है और ताख़ीर किस हद तक बरती जा सकती है? मेरा तो ख्याल है कि अपनी नौइयत का ये पहला वाक़या है, मुनफरद है ना, जो पाकिस्तान में पेश आ रहा है। यानी एक शख्स जो है, इस्लामाबाद में जेल नहीं है, तो इस्लामाबाद पुलिस के जो कैदी होते हैं, जुडिशल जब होते हैं, जुडिशल होते हैं, तो वो अडयाला जेल, तो टेक्निकली वो अडयाला जेल में होते हैं, लेकिन उनकी कस्टडी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के पास होती है। अच्छा, अब अगर एक कैदी बीमार हो गया है और वो वहाँ जो डॉक्टर हैं जेल के, अगर वो लिख देते हैं कि बीमारी है, देखें इंसान जो है ना, उसका क्या है, एक सांस का मामला है ना, बिल्कुल ठीक, एक लम्हे में तबीयत खराब हो सकती है, दबाव हो सकता है दिल पर, आसाब पर, खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। अगर डॉक्टर वहाँ के ये कह रहे हैं कि इनको किसी अस्पताल में दाखिल करना चाहिए, तो फिर तो उस पर कोई रद्द कदर नहीं होनी चाहिए और उनको करीब तरीन अस्पताल में ले जाना चाहिए। ऐसे में रिमांड जो है 48 घंटे का वो नल एंड वॉइड होगा? वो नहीं, देखे ना, अगर एक आदमी इसकी सेहत खराब हो गई है तो आप पुलिस कस्टडी में देके उसको क्या करेंगे? यार ये इंसानों का मुल्क है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। यहाँ कोई दरिंदे रहते हैं। ये अगस्त का महीना है, अभी हमने 14 अगस्त को मनाया है, यौम आज़ादी मनाया है, हम आज़ाद कौम के शहरी हैं, हम इससे अपने लोगों से गुलामों की तरह सलूक करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो मकबूजा कश्मीर हमारा बना लिया हमने। बिल्कुल। देखिए बात सुने, शहबाज गिल साहब ने जो कुछ कहा हो ना कहा हो, जो मुकदमा हो वो अदालत में होना चाहिए, लेकिन ये अगर एक शख्स उसकी तबीयत खराब है तो आप उसकी क्यों कस्टडी लेना चाहते हैं पुलिस वाले? उसका कौन जिम्मेदार होगा अगर उनको नुकसान पहुंच गया, खुदा ना खास्ता? तो इसलिए तमाशा न लगाएं, तफ्तीश तो होती रहेगी। अगर सांस रुक रहा है, कुछ संगीन मर्ज भी हो सकता है, इसलिए आप अदालत में वो गए हैं, अदालत को भी चाहिए कि इंटरवीन करे। ये क्या बात हुई यार? नहीं, आज तो वक्त खत्म हो गया था। और असल बात क्या है? बात ये मालूम होती है कि उनसे कोई वो बरामद करना मकसूद है मोबाइल, पता नहीं वो कहाँ चला गया होगा, वासल जहन्नुम हो चुका होगा अभी तक। तो ये तो असद उमर साहब बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं। उनसे बात क्या है? वो कह रहे हैं ये रिमांड इसलिए दिया जा रहा है कि मनपसंद बयान दिलवाना है दबाव डालकर, और वो कहते हैं उन पे बहीमाना तशद्दुद हुआ है। वो भी मुतनाज़ा भी बात है। देखिए बात क्या है, आप उसको कस्टडी में लेके ऐसा वो कहते हैं कि जो उन्होंने जो बयान दिया है उसके डांडे कहीं और भी मिलते हैं, कुछ और लोगों को भी उसमें मुलव्वस किया जा सकता है या वो शरीक हो सकते हैं। ये नुक्ता है ना सारा। तो इस नुक्ते पर आप उनको कस्टडी में लेना चाहते हैं, आप जेल में तफ्तीश कर लीजिए जाके। तफ्तीश के तो हजारों तरीके हैं, ये तो नहीं है कि आप कस्टडी में लेंगे। तो अगर मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इस मुल्क में जो कुछ भी है, इंसानी जान सबसे कीमती है। यार ये क्या बात हुई? शहबाज गिल हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते, आखिर को गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, अब ये जो नुक्ता है ना सर, हम चूंकि जो हो रहा है उसको तो रिपोर्ट करेंगे ना एज इट इज, बगैर कोई अपनी पहले एक बात सुन लीजिए, पसंद नापसंद को डाल के। पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, देखिए एडवाइजर रहे हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान के, एक जिम्मेदार मनसब पर फाइज रहे हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, अमेरिका में पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। शामिल साहब ये सब कुछ ना दिया उनका पोर्टफोलियो, एक आम शहरी उसके साथ भी एक आम इंसान हो, अगर उसकी जान, ओहो, हर शख्स की जान कीमती है, जान को खतरा है, बीमारी को लाहक है, डॉक्टर अगर लिख के दे रहा है तो फिर आपको घसीटना चाहते हैं। अब ये तय करना होगा ना कि क्योंकि जो अभी कमर ने बताया, अभी तक ये मामला उलझा हुआ है, ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा क्या डॉक्टर्स ने लिख के दिया या नहीं दिया। ये तो पार्टी की आदत चाह रही थी कि इन्हें अस्पताल मुंतकिल करें। एक नुकता जो अदालत में गए हैं, हाँ, तो अदालत को चाहिए फैसला करे। वही मैं बात आपसे अर्ज करने लगा हूं ना कि PTI का ये मानना है कि बेईमाना तशद्दुद उन पर किया गया है, सरकार कहती है तशद्दुद नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का मौक़िफ़ जो कुछ देर पहले आया, उन्होंने भी इसकी तरदीद की।
असल बात है क्या, और हाशिम डोगर साहब जो हैं कभी इसके साथ है, कभी उसके वो साथ भी मैंने है। बयान कर दिया। असल बात यह है कि जो कोर्ट रूम में मौजूद सहाफ़ी हैं जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं। आमिर सैयद वाहिद साहब ये फरमाइए कि पीटीआई ये कहती है, बिलखुसूस असद उमर साहब का मैंने बयान भी नशर किया, वो ये फ़र्क कि इन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, बुरी तरह तशद्दुद किया गया और उन्होंने अदालत के सामने कमीज़ उठाकर मुअज़्ज़ज़ जज साहब को तशद्दुद के निशानात दिखाए। आप भी कमरे अदालत में मौजूद थे, ऐसा अगर हुआ तो फिर जज साहब ने क्या कहा था? देखिए ये 12 अगस्त की बात है, जिस दिन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ था शहबाज गिल साहब का और उन्हें दोबारा रिमांड के लिए जब पेश किया गया तो उस वक्त उनके मजीद जिस्मानी रिमांड की जब इस्तदा की गई पुलिस की तरफ से तो उन्होंने खुद रोस्टर पर आकर अदालत को बताया कि मुझे दोबारा पुलिस के हवाले ना किया जाए, मुझ पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे सोने नहीं दिया जाता और मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि मैं सो ना सकूं। और उन्होंने बताया कि मुझे एक बीमारी है जो अमेरिका में जब मैं वहां पर भी था तो मेरा उस पर इलाज भी जारी था कि मुझे अगर ज्यादा देर मैं नींद की या सो ना सकूं तो मुझे लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो अटैक हो सकता है, ये उन्होंने अदालत को बताया था। और उसके साथ उन्होंने ये भी बताया था कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है और ऐसे प्राइवेट जो या ऐसी जगहों पर तशद्दुद किया गया है कि मैं ओपन अदालत में बता भी नहीं सकता, लेकिन मैं कमीज उठा के आपको अपनी कमर दिखाना चाहता हूं। तो जज साहब ने कहा कि नहीं आप अपनी कमर ना दिखाएं और आप यूं करें कि आपका मेडिकल हम करवा देते हैं और मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बावजूद जो है वो उन्हें उस दिन इसीलिए फिर यही बुनियाद थी कि जिसकी वजह से अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं किया था जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे और उन्हें जेल भिजवा दिया था। आज फिर ये सारी एक्सरसाइज हुई कि इस्लामाबाद पुलिस ने रिव्यू फाइल किया, रिव्यू डिसमिस हुआ, फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया, फिर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर ऑर्डर पास किया कि ये मेंटेनेबल है, लिहाजा सेशन कोर्ट दोबारा सुने। आज फिर 3 घंटे तक दलाइल चलते रहे और 3 घंटे के बाद इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट है उसने ये फैसला दिया कि मजीद 48 घंटे तक शहबाज गिल को मजीद तफ्तीश के लिए दोबारा पुलिस के हवाले किया जा सकता है। और यही हुआ कि उन्होंने फिर उसकी बाकायदा उसकी रोककार जारी की और जो पुलिस एहलकार हैं वो ये रोककार लेकर इस वक्त जेल में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हवालगी करें, शहबाज गिल को जेल से वसूल करें, लेकिन अभी तक उनको हवाले नहीं किया गया। और इसके अलावा जो शहबाज साहब ये बताइए, जो जेल के डॉक्टर हैं उन्होंने ये लिख दिया है कि इनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए? जी नहीं, अभी तक ये लिखा नहीं गया। अभी तक ये जुबानी तौर के ऊपर ये मैसेज कन्वे किया गया है कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। बेसिकली शामी साहब इसमें 2 बुनियादी बातें हैं कि क्योंकि पिंडी और इस्लामाबाद की ये झगड़ा है और साथ में पिंडी और इस्लामाबाद में 2 मुख्तलिफ हुकूमतें हैं और दोनों मुख्तलिफ हुकूमतें ये बिल्कुल कि हमारे पास इनको रखा जाए। तो लिहाजा जेल के जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि इन्हें आप पिंडी के हॉस्पिटल्स में रखें, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ये कहती है कि अगर अलील भी हैं तो इन्हें इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में रखा जाए। तो ये एक तनाज़ा ऐसा है कि जिसमें 2 हुकूमतें इन्वॉल्व हैं और दोनों हुकूमतें ये चाहती हैं कि अगर ये बीमार भी हैं तो इन्हें हमारी कस्टडी में हमारे अस्पताल में रखा जाए। जी अगर उनको उनकी सूरत हाल जो है संगीन है, कोई किसी ऐसे हमले का खदशा है तो फिर डॉक्टर कहेंगे उन्हें करीबी अस्पताल में ले जाया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर सैयद अब्बासी आपके कीमती वक्त का। सर सैफुल मलूक साहब कानून उनका एक तबसरा है, वो कहते हैं कि कस्टडी जो है वो कोर्ट की होती है हमेशा। इस्लामाबाद पुलिस उन्हें अपनी कस्टडी में डॉक्टर के पास ले जा सकती है। इवन जेल डॉक्टर्स कैन राइट, स्टिल इस्लामाबाद पुलिस विल गेट कस्टडी। देखिए एक बात सुन लें, ब्रेक आ गई, मेरी गुजारिश है ब्रेक आ गई चलिए लगा ले, फिर उसके बाद एक ब्रेक ले लेता हूँ सर। ब्रेक लेते हैं, ये बात अधूरी रहेगी, ये पूरी होगी और फैसलाबाद का जो सानिया जिस पर इंसानियत के सर शर्म से झुक गए हैं उसकी होशरुबा तफसीलात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ये सानहे फैसलाबाद का तफसील से जिक्र करना है। प्रोग्राम में हमने ज़हमत दी है CPO फैसलाबाद जनाब उमर सईद साहब को। उमर साहब आपको खुश आमदीद। ज़रा एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ कीजिएगा, शहबाज गिल साहब का मामला ज़ेर बहस है, शामी साहब बात पूरी करना चाह रहे हैं। सैफुल मलूक साहब को मैसेज आया जी, वो ये कहते हैं पंजाब पुलिस का एडवोकेट है जी, वो कहते हैं उनका कोई पंजाब पुलिस का कोई ताल्लुक़ नहीं है इस्लामाबाद केस के साथ, या इस्लामाबाद में इल्ज़ाम किसी पर अगर लगा हुआ तो उसके साथ। इस्लामाबाद पुलिस अदालती अहकामात को सामने रखते हुए कस्टडी के लिए रेंजर्स या किसी और अहम इदारे को भी बुला सकती है। खान साहब और उनकी जमात को थोड़ा केयरफुली डील करना चाहिए, पता नहीं वो क्या मतलब है। चलिए उनके पास भी वकील मौजूद है, एक से एक बड़ा वकील मौजूद है, वो भी उसके मुताबिक मशवरा कर लेंगे उनसे। देखें एक बात यह है कि उनके साथ क्या सलूक हुआ है पुलिस कस्टडी में जी, ये एक और मौजू है। तशद्दुद हुआ है
نہیں ہوا ہے، کیا ہوا ہے. وہ ڈوگر صاحب جو ہیں، ہاشم ڈوگر، سردار ہیں ویسے تو ماشاءاللہ، جی 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 کرنل بھی ہیں ریٹائرڈ، کرنل بھی ریٹائرڈ ہیں، لیکن بات تو بے پندے کی ہے. یعنی ایک تو وہاں سے مل کے آئے اور کہا کہ کوئی تشدد نہیں ہوا، اور اب اسلام آباد پولیس کا رونا رو رہے ہیں. ایک نقطہ اور اٹھانے دیجیے مجھے. آج فیصل جاوید صاحب کا بیان بھی ہے جو آن دی فلور آف دی ہاؤس ہے سینیٹر، کہ وہ کہتے ہیں جی بالکل آپ شہباز گل صاحب پر کارروائی کریں، انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، بہت بڑی غلطی کی ہے، ہرگز یہ بیان نہیں آنا چاہیے تھا، قابل قبول نہیں ہے یہ بیان. تو پاکستان تحریک انصاف کا جو اپنا بیانیہ ان کے اس بیان کے اوپر ہے نا، وہ بھی اگر پہلے دن سے لے کر آج تک کسی خاص نقطے پر مرکوز ہوتا، دس وے اور دیٹ وے، تو اس سے بھی صورتحال میں فرق پڑتا. فیصل جاوید نے کہا ہے جی، فیصل جاوید کا یہ پورا بیان ہے. ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے، بڑا اچھا بیان. نہیں باقی نقطے میں بیان کر رہا ہوں. آپ بیان کر رہے ہیں، آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں. میں تشریح کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہہ تو دیا آن دی فلور آف دی ہاؤس، کیونکہ آن دی فلور آف دی ہاؤس میں سمجھا کہ آپ سارا کچھ انہوں نے کہہ دیا. اچھا سر، اچھا پہلے سن لینا. اب مسئلہ یہ ہے، ایک یہ ایشو نہیں ہے اس وقت. اس وقت ایشو یہ ہے، اگر شہباز گل صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کو فوری طور پر کسی مقامی قریبی ہسپتال میں لے جانا مقصود ہے، لے جائیں، اور ڈاکٹر نے وہ لکھ کے دے دیا ہے تو ان کو وہاں منتقل کرنا چاہیے. انسانی جان کی جو قیمت ہے وہ اپنی جگہ انمول ہے، وہ صحیح ہے. اور اگر یہ انسان جو ہے بہت مضبوط ہوتا ہے اور بہت کمزور ہوتا ہے، بڑے بڑے پہلوان جو ہے نا، ایک آنن فانن جو ہیں وہ گر جاتے ہیں بیماری کے ہاتھ. ایسا نہ کریں، زیادتی نہ کریں. ایک بات. اچھا سر، دوسری بات یہ سن لیں. ہمارے احمد بابو بکر صاحب کہتے ہیں ان کا علاقہ ہے جاگیر گبول، راجن پور میں، ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں. کوئی فریاد کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دیں کرتے ہیں. اور ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے اپنا گجرات جو ہے نا اس کو تو آج ڈویژن بنا دیا ہے، گجرانوالہ سے کاٹ کے. کرتے ہیں سر اس پہ بات. میں نے اب وہ ان کی طرف بھی توجہ دیں، راجن پور کی طرف ساری توجہ اپنے آپ پہ. ہم نے پروگرام بھی کیے تھے، ابو بکر صاحب کو آپ یاد دلا دیں، ہم دوبارہ بھی اس پہ بات کر لیں گے. ابھی میں نے زحمت دی اب آپ جو فیصل آباد میں جو واردات ہوئی ہے اس کا حال بیان کرنے لگا، اور ساتھ سی پی او صاحب کو زحمت دی. شرمناک واردات. یہ سر ایک بچی ہے، بلکہ شرمناک کا لفظ چھوٹا ہے، چھوٹا ہے سر. وہ ویڈیو میں اس قومی ٹی وی پر نشر کر ہی نہیں سکتا، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھ لی ہوگی. خدیجہ بچی ہے، یہ بی ڈی ایس کے فائنل ایئر میں ہے. اس کی دوستی تھی یہ شیخ دانش جو کہ ایک بزنس مین ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ. یہاں سے ان کے تعلقات آگے بڑھتے ہیں مبینہ طور پر، اور پھر انہی کی ایک ملازمہ یا اہلیہ یا سیکرٹری ماہم ہے جو اس ویڈیو میں شور کرتی دکھائی دیتی ہیں، اس بچی کو جوتے چاٹنے پر مجبور کرتی ہیں. پولیس نے مقدمہ درج کیا، ان افراد کو گرفتار کیا. 16 افراد نامزد ہیں، 10 گرفتار ہیں. لیکن اس کیس کے سر تانے بانے بڑے خوفناک ہیں. اس بچی کے ایک استاد سے میری گفتگو ہو رہی تھی جن کا میں نام نشر نہیں کر سکتا. انہوں نے بتایا کہ یہ 2 بھائی ہیں، ایک اس کی ماں ہے، یتیم ہے. یہ او لیول جب میں تھی فائنل ایئر میں، تب اس کی اس لڑکی سے انا شیخ سے دوستی ہوئی جو کہ شیخ دانش کی بیٹی ہیں. یہاں سے آن ورڈ شیخ دانش صاحب کا کردار سامنے آتا ہے جو کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. اور پھر نوبت یہ آتی ہے کہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی، اس بیچ ایک اور ایپیسوڈ ہے. یہ بچی اس چنگل میں جب پھنس گئی مبینہ طور پر، تو اس بچی نے بارہا کوشش کی کال آؤٹ کرنے کی سوشل میڈیا پر، اور اس پر بھی ایکشن ہوا. اور پھر سے 8 اگست کو یعنی اس کو مجبور کیا گیا کہ یہ فیس بک پہ جا کر جو اس نے سوشل میڈیا پر شیخ دانش کے بارے میں کہا وہ ڈیلیٹ کرے اور معذرت کرے، جو کہ میرے پاس سٹیٹمنٹ بھی اس کی موجود ہے. عمر سعید صاحب، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے یہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا؟ اس میں تازہ خبر یہ ہے کہ ان کی شیخ دانش کی ضمانت ہوگی. یہ ضمانت مرکزی کیس میں ہے یا شراب برآمد ہونے والے کیس میں ہے؟ جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارا ورژن لیا. یہ یقیناً ایک بڑا دل خراش واقعہ ہوا، اور جو ہی ہمیں اطلاع ملی اس میں پھر ہم نے ایف آئی آر درج کی. اور جو پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دیں کہ ضمانت مرکزی کیس میں بالکل بھی نہیں ہوئی. اس میں یہ ہمارے یہ آج ہماری حوالات میں ہے، پابند سلاسل ہے. جو سیکشن آف لا جو لگتے تھے وہ ہم نے اس پہ لگائے، وہ تمام سیکشن آف لا لگے، اور کچھ ہی گھنٹوں میں نہیں بلکہ کچھ ہی منٹوں میں ہم نے یہ 5 جو بندے تھے یہ گرفتار کیے، اور 6 جو ماہم جو خاتون تھی وہ بھی گرفتار ہوئی. اس میں جو مرکزی کردار، جس طرح کہ آپ نے خود بھی بتایا، یہ دانش شیخ ہے جو مرکزی کردار ہے، یہ بھی گرفتار ہوا. اور ساتھ ساتھ پھر اس کے جو باقی لوگ تھے وہ بھی گرفتار ہوئے. اس سارے واقعے پہ ایک کمیٹی بنائی گئی تاکہ اس کی مکمل چھان بین کی جائے، جس میں ایک ایس ایس پی انویسٹیگیشن،
एक SP मुतलका और 2 DSP शामिल हैं। इसमें एक मजीद बात बताते चला जाऊं कि अभी हालांकि रिमांड अभी शुरू हुआ है, मगर हमने कुछ रिकवरीज कर भी ली हैं। एक वो जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है वो हमने रिकवर कर ली है, जो वेपन्स हुए हैं वो हमने रिकवर कर ली हैं। अब जो तफ्तीश आगे चलेगी हम उसमें। उमर से सब ठहरिएगा, आपने ये फरमाया, ये FIR मेरे सामने है कि तमाम जो दफ़ात थी वो लगाई गई। माफ़ कीजिएगा, कुछ काफ़ी कमज़ोर दफ़ात भी मालूम होती हैं। मिसाल के तौर पर लड़की और उसके भाई को घर से अगवा किया गया है। अगर ये बात दुरुस्त है, जो कि बज़ाहिर दुरुस्त है, वहाँ से जो हमें रिपोर्ट भी हुई है, तो इसमें अगवा की दफ़ा शामिल है? ये इसमें जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं इसमें 376 है जो कि रेप है, उसकी दफ़ा 382 जो एक्सटॉर्शन की गई उसकी दफ़ा लगी। फिर 354 जो है वो दफ़ा है कि जब किसी खातून के साथ कोई बदतमीजी की जाए, उसकी इस्मत दराजी की जाए, वो दफ़ा लगी। 342 की दफ़ा लगी। उसके बाद 337 की 5 दफात हैं जिसमें मुख्तलिफ जो कि इसका मेडिकल हो चुका है। एज वी स्पीक इसका मेडिकल भी हो चुका है और हमने 4-5 और भी स्टेप्स लिए, वो भी अगर आप इजाजत दे तो मैं बात करता चलूं। इसमें एक इसका हम फोटोग्रामेट्री टेस्ट कराएंगे, एक इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, उसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट्स होगी। FIA से मेरा राब्ता हो गया, FIA के हुकाम को, क्योंकि कोई लैपटॉप हमने उनको हैंड ओवर किए, मोबाइल उनको हैंड ओवर किया है, तो जो तफ्तीश आगे चलेगी इसमें मजीद भी इसमें उमर साहब साइबर रिलेटेड दफात नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि इस बच्ची के मेरी मालूमात के मुताबिक जो रिपोर्ट मैं कर रहा हूँ, जिन लोगों से मेरी बात हुई जो उस बच्ची के जानने वाले थे, इसके कई हैंडल्स और कई पोस्ट जो थी वो मजबूरन इससे डिलीट करवाई गई। इसे ज़बरदस्ती फिर माज़त खाना रवैया इख्तियार करने पर मजबूर किया गया कि मैंने एक मुअज़्ज़ज़ शहरी, सो कॉल्ड मुअज़्ज़ज़ जो कि जानवर है, उसकी इज़्ज़त उछाल ली है। तो ये साइबर की क्लॉजेज नहीं लगती यहाँ पर? ये जो आपने पॉइंट है ये बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है। इसमें मैं बताता चलूँ कि ये जो साइबर क्राइम है ये पीका एक्ट के तहत आता है और वो दफात जो है वो सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 24 और ये तीनों दफात क्योंकि ये उनकी एक्सपर्टीज है, ये वो बिल्कुल लगाएंगे। एक FIR मेरी अभी डायरेक्टर साइबर क्राइम से भी बात हुई, एक FIR वो भी दे रहे हैं और वो होगी। दूसरी बात ये जो आपने बात की कि ये सो कॉल्ड मुअज़्ज़ज़ आदमी, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं, बिल्कुल मुअज़्ज़ज़ आदमी नहीं, बल्कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी एक मिसाल बनी जाएगी। और जो वाकया हुआ है ये बच्ची हमारी बेटी है, बहन है और हम इस तरह की इसकी मिसाल बनाएं। उमर सईद साहब, ये भी आप चूंकि इस केस को आप देख रहे हैं, क्या ये मैं सवाल उठा रहा हूँ, आप तफ्तीश में भी बेशक शामिल कीजिए, क्या इन्हीं अफराद के हाथ से एक मुलाजमा को छत से धक्का दिया गया था कुछ अर्सा पहले? और दूसरी बात ये भी है कि ये जो मुलजिमा माहम है, दुख्तर नामालूम लिखा है, ये कौन है? क्या ये इसकी मुलाजमा है, सेक्रेटरी है, या इसकी खुफिया बीवी है? ये जो आपका पहला सवाल है कि इस तरह का वाकया हमारे बिल्कुल सुनने में आया है, कई साल पहले शायद ये वाकया हुआ। उसकी FIR जो है हमारे पास नहीं है, उसमें मुख्तलिफ व्यू पॉइंट है, हम उसको भी देख रहे हैं। जिस तरह कि मैंने आपको गुजारिश की कि काफ़ी चीज़ें हैं जो उसके मोबाइल में और लैपटॉप में है जिसको हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि ये आज हमारे पास रिमांड है तो ये काफ़ी इसमें काम करने वाला है। दूसरा आपका सवाल जो माहम के हवाले से है, माहम को इस शख्स ने अपनी बीवी का, मगर अभी हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं कि ये उसकी वाइफ है या वैसे वहाँ पे रह रही थी, वो भी पाबंदी सलासल है जी। और जो वीडियो में जो औरत इस बच्ची को तशद्दुद कर रही है, जूते चाटने में मजबूर कर रही है, मुझे लफ्ज़ कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, ये औरत माहम है? जी जी, जो हमारे पास अरेस्टेड है जी, माहम है। और इस बच्ची के जो असल वालदा है, जो इस बच्ची की असल वालदा है यानी दानिश शेख की अहलिया, वो इस वाक़े में मौजूद नहीं है जी, वो इस वाक़े में मौजूद नहीं है। माहम के बारे में वो यही बात करते हैं कि उसकी अहलिया है, मगर हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं। अब ये माहम की तस्वीर और बाकी लोगों की तस्वीर तो पुलिस डिपार्टमेंट ने जारी की ताकि देख लें ये लोग बिहाइंड दी बार्स हैं। ये जो लड़की अना है ये कहाँ है? क्या ये भी गिरफ्तार हुई है? अना अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। शी इज द ओनली पर्सन जो कि नामजद है और गिरफ्तारी इसकी 16 साल एज है। इस पे मैंने आपके जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से भी शेयर किया कि हमने इसका नाम ECL में भी लिखवा दिया है और इसके लिए रेड हो रहे हैं और आई होप के बाय टू नाइट, आज रात तक इंशाल्लाह हमें इसमें प्रोग्रेस होगी। हमारे पास कुछ लीड है। शी इज द ओनली पर्सन जो गिरफ्तार नहीं, बाकी तमाम गिरफ्तारियां थी। ये मेडिकल हुआ इस बच्ची का और तशद्दुद साबित हुआ उसमें? जी, मेडिकल हुआ है, मेडिकल में तशद्दुद साबित हुआ है। अभी हम ज़ुबानी तौर पे तो मेरी डॉक्टर से बात हुई है फोन से आपके कॉल से पहले,
تو ابھی وہ ہمیں رپورٹ بھی تھوڑی دیر میں شیئر کر رہے ہیں۔ عمر سعید صاحب، آپ مختلف اہم شہروں میں مختلف اہم اپوائنٹمنٹس پہ رہے ہیں، آپ کو انفارچونیٹلی ایسے بڑے بڑے کیسز میں یہ بااثر شخصیات، کیونکہ ان کا ظاہری بات ہے سیاسی لوگوں سے بھی ان کا رابطہ ہے، بزنس مین بھی ہیں، یہ بعد میں صلح صفائی ہو جاتی ہے، وہ بچی کیا کرے گی کل میں؟ کیا ریاست یا پولیس کھڑی ہوگی اس کے ساتھ؟ اس میں آپ کو ایک بات ہم واضح کرتے چلے جائیں کہ ہم سارے پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی شخص بھی کوئی انڈیویجول ریاست سے زیادہ بااثر ہے، اور اس کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنائیں گے اور ایسا کیس بنائیں گے جس سے آنے والے لوگ جو ہیں عبرت حاصل کریں گے۔ جی بہت شکریہ جی آپ کا عمر سعید صاحب، آپ کی بات ناظرین جی امید یہ ہے کہ واقعی ایسا ہوگا۔ جو نقطے میں نے اٹھانے کی کوشش کی بحیثیت صحافی وہ یہی ہیں کہ سائبر کلازز لگنی چاہیے۔ دیکھیے سائبر کلازز تو چھوٹی بات ہے، جب اس پہ ایسی دفعات لگی ہیں جن پہ قتل کی سزا ہوگی، اس کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، بلکہ ویسا تو یہ بات جرائم ایسے ہیں کہ پھانسی کی سزا بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہے ان کی۔ سر انہیں سر عام انہیں دکھانا چاہیے، تو پتہ نہیں کتنی بار اس کو پھانسی دینی چاہیے اور کتنی بار ان لوگوں کو قتل کرنا چاہیے، یہ نشان عبرت بنانا چاہیے، اس کے سوا کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ جو دفعات ہیں یہ قابل راضی نامہ نہیں ہے، ان کو یہ کسی بھی راضی نامے سے چھوٹ نہیں سکتے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ کیفر کردہ صاحب نقطہ اس لیے عام تھا سر کہ اس بچی کی جو باقی ماندہ زندگی ہے اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دانش شیخ اور اس کے ہم نوا جو ہیں درندے جانور، ان کے موبائلز، لیپ ٹاپس اور دیگر ڈیجیٹل ڈیوائسز سے وہ تمام کانٹینٹ، کیونکہ یہ تو وہ ویڈیو جو منظر عام پر آئی ہے، اسی رات اسی واقعے میں اس کو کمرے میں لے جایا گیا بچی کو، وہاں جو ہوا میں بیان نہیں کر سکتا آپ سے، اس لیے ضروری ہے کہ اس بچے کی جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ وہ آلریڈی جس ٹرامے سے جس تکلیف سے گزری ہے، یتیم بچی ہے سر، اس کا باپ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو اس درندہ صفت شخص نے کیا ہے وہ مثال بننی چاہیے، مثال بننی چاہیے۔ پرویز الہی صاحب ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، یا تمام جو مقتدر حلقے ہیں، میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس کیس کو ضرور مثال بنائیے تاکہ یہ آئندہ کے بعد کسی اور درندے کو ہمت نہ ہو کہ ایسا سوچے بھی۔ میرے پاس تو سر لفظ ختم ہو گیا۔ بالکل ٹھیک، بعض وارداتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بار بار ان لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا جائے تو وہ بھی یعنی انصاف نہیں، اس کا بھی انصاف کا تقاضا نہیں ہوتا۔ ایسے درندے جو ہیں اور ایسے بھیڑیے جو ہیں اور ایسے انسانوں کی کھالیں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے، معاشرے کو ان سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ پیٹرولیم پرائسز کا کیا رولا ہوا ہے سر؟ عالمی سطح پر کم ہو رہی ہیں، ہم بڑھا رہے ہیں، آئی ایم ایف سے انڈیا آ رہا ہے، لیوی بڑھانی ہے، ہم یہاں پولیٹکس ہو رہی ہے، وہ ہم نے تیل خریدا ہوا ہے، وہ جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں ان کا امپیکٹ ہوتے ہوگا، یہ قیمت آپ کو بڑھانی تھی، اوگرا نے تو 15 روپے میں ریکمینڈ کی تھی، ستمبر میں سنا مزید 6 روپے بڑھائی ہے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا آ گیا، وہ چلے گئے، ہماری بہن مریم نے ٹویٹ کر دیا، ہمارے نصرتداری صاحب میدان میں آ گئے، اور ایم کیو ایم مولانا فضل الرحمان نے سینہ کو بھی شروع کر دی۔ اور بھائی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے وہ آخری کنارے پر ہے، اب آپ اس طرح کا ہنگامہ کر کے اس کو کھٹائی میں نہ ڈلوائیں، تھوڑا صبر کر لیں، اپنے وزیر خزانہ سے بات کر لیا کریں اور وزیر اعظم سے بات کر لیا کریں، اور وزیر خزانہ بھی تو بات کر لیا کریں اپنے اتحادیوں کو، ان کو تو کچھ بتا دیں۔ یہ سیاست بھائی اب جو کچھ بھی ہے، اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، اب حکومت اپنے ڈھول بجایا ہے، ڈھول گلے میں ڈالا ہے، بجائے اس کو، بالکل ٹھیک، اس طرح نہیں ہوگا، اب واک آؤٹ کرنے سے آپ کی جان نہیں چھٹے گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پروگرام وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا، چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کل، تب تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔